यहां आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा स्टेशन कांड में तो विनय दुबे को 21 दिन तक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस मामले में साइबर सेल ने 30 संदिग्ध अकाउंट्स की पहचान की है। लॉकडाउन के दौरान पूरे महाराष्ट्र में अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ 200 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। मगर विनय दुबे के पीछे का असल मास्टरमाइंड कौन है, पुलिस के लिए अब यह बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके सियासी रिश्ते महाराष्ट्र की सियासत के बड़े नामों से हैं। एनआरसी, सीएए भारतीय जनता पार्टी का कब्र है, इसी में वो दफन हो जाएगी। 2 साल में 7 राज्य गए बीजेपी के, जो वीडियो दिखा के लोगों को भड़काना है भड़काओ, उखाड़ तो कुछ पा नहीं रहे। हिंदुत्व तो कहते किसको है, आपको पता नहीं है, इसके लिए वो आपको बुरा लग रहा है। आपने तो वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह वाला हिंदुत्व तो पढ़ा है ना, हमारा पढ़ा नहीं है। एनआरसी, सीएए अभी भी 90% अंध भक्तों को नहीं पता है। जिस मुस्लिमों को आप साइडलाइन करना चाहते हो, वो मुस्लिम भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने आप और मैं हूं। कितने ही मुस्लिम भाइयों ने अपने छाती पे बम लगा के पाकिस्तान युद्ध में तोहफे। हालांकि ये वायरल वीडियो पुराना है, मगर बयान देखिए, जबान देखिए और जबान के सियासी अरमान देखिए। उम्मीद है आप पहचान गए होंगे। अगर न पहचान पाए तो हम फिर याद दिलाएं। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है, हर सूर्योदय का सूर्यास्त होता है। ये वही विनय दुबे है जिसे प्रवासी मजदूरों को उकसाने के इल्जाम में मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है। विनय पर इल्जाम है कि मंगलवार को बांद्रा में हजारों की भीड़ इसी के उकसावे पर जुटी। कुछ घंटों के लिए इस इलाके में लॉकडाउन बेमानी हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर रख दी गई, क्योंकि विनय दुबे मजदूरों को सरकार की छाती पर चढ़कर घर वापसी का भरोसा दिला रहा था। मैं विनय दुबे घोषणा करता हूं, सरकार की छाती पे पैर रख के घोषणा करता हूं कि आगामी 18 अप्रैल तक जितने भी मजदूर मुंबई महाराष्ट्र में फंसे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक पहुंचे, वहां पे जमा हो। गुजरात में है या अलग अलग राज्यों में फंसे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पे जाएं और वहीं बैठ जाएं और अपनी वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के ऊपर संदेश भेजे कि अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा जिंदा रहना, हमारा मरना आपके हाथों में है। अगर रेलवे चालू नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे। विनय के खिलाफ पुलिस ने एपिडेमिक एक्ट की धारा 3, 188, 117, 153A, 269, 270, 505, 2 के तहत मामला दर्ज किया है। अदालत ने उसे 21 अप्रैल तक के लिए पुलिस के रिमांड में भेज दिया। कोरोना के खतरे से जंग लड़ रही सरकार लॉकडाउन के सहारे है। प्रधानमंत्री लगातार घर में रहने और सुरक्षित रहने की गुहार लगा रहे हैं। लॉकडाउन का दूसरा चरण लागू करना मजबूरी है, मगर लॉकडाउन बढ़ते ही विनय दुबे ने जैसा रिएक्शन दिया, पहले वो सुन लीजिए। आज नरेंद्र मोदी जी आते हैं और ये लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा देते हैं। मुझे पता है ये वीडियो के घोषणा के बाद में मुझे जेल हो जाएगी, मुझे मंजूर है, मुझे उसकी कोई डर नहीं है। अगर मैं अपने लोगों को नहीं संभाल पाया, नहीं जीवित रख पाया, तो इससे बड़ा कलंक मेरे माथे पे कभी नहीं, पूरे जीवन रहेगा। ये चीज वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बताने की जरूरत नहीं कि विनय दुबे की सियासी उड़ान कैसी है। मोदी विरोध तो कूट कूट कर भरा है। जिस शख्स को इस कांड से पहले मुंबई ही मुश्किल से पहचानती थी, वो सीधे मोदी को चैलेंज करने का दावा करता है। तो रहे कि उसकी चुनौती से पुलिस भी घबराती है। आइए अब आपको 24 घंटे के भीतर चर्चा में आए विनय दुबे नाम के इस किरदार की पूरी कहानी बताते हैं। विनय दुबे मूलतः उस उत्तर भारतीय जमात से ताल्लुक रखता है जो किस्मत चमकाने के मकसद से मुंबई आती है। 36 साल का विनय दुबे नवी मुंबई के ऐरोली इलाके में रहता है। उसका परिवार यूपी के भदोही से मुंबई आया था। विनय की पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई। वो न सिर्फ मराठी बोल लेता है, बल्कि पढ़ाई भी उसने मराठी में की है। अपनी मराठी की बदौलत ही विनय दुबे ने मुंबई के सियासी गलियारे में अपनी पहचान बनाई। मगर वो मुंबई में उत्तर भारतीयों की राजनीति करना चाहता है। इसके लिए उसने उत्तर भारतीय पंचायत नाम का एक संगठन बनाया। सबसे पहले वो चर्चा में तब आया जब उसने कल्याण में उत्तर भारतीय पंचायत के मंच पर एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे को एक जनसभा में आमंत्रित किया। तब तक राज ठाकरे की पहचान उत्तर भारतीय विरोध की थी, लेकिन विनय दुबे ने राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों तक पहुंचाया।
2019 में कल्याण से विनय दुबे ने लोकसभा चुनाव लड़ा। एमएनएस ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय लड़ा। उसका दावा था कि एमएनएस कार्यकर्ता उसके साथ हैं। एमएनएस के लोग भी उसे अपने बीच का समझते हैं। वो ये भी कहता था कि जीता तो एमएनएस में चला जाऊंगा। तब राज ठाकरे ने एनसीपी कांग्रेस का समर्थन किया था, मगर चुनाव में जीत शिवसेना के उम्मीदवार की हुई। राज ठाकरे से करीबी बढ़ाने की कोशिश में वो उद्धव का विरोध करता रहा। आज जब उद्धव बीजेपी के साथ नहीं है, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो भी उसका अंदाज उनके लिए बदला नहीं है। सबसे ताजा बयान सुन लीजिए, खुद समझ जाएंगे। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब से निवेदन करता हूं, उनको कसम देता हूं, सौगंध देता हूं, उस व्यक्ति की जिसने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया। मैं हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी की सौगंध देता हूं उद्धव जी को, अगर आपके अंदर उनका खून है तो आप इन मजदूरों की लड़ाई आप लड़ेंगे। बाला साहब जी ने हमेशा से मजदूरों को और जरूरतमंद लोगों के पीठ पे हमेशा हाथ रखा है। उनको कभी भी उनके आंखों में आंसू आने नहीं दिए। महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, लोग कहते थे कि महाराष्ट्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। ये सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी का, उनकी जो कार्यशैली थी, उनके अस्तित्व की वजह से ये मुमकिन था। आज उसी महाराष्ट्र की भूमि पे लोग भूखे हैं। आज आपको उनकी आवाज बननी पड़ेगी। आपको मैं विनय दुबे उद्धव जी ठाकरे साहब को सौगंध देता हूं, कसम देता हूं उन बाला साहब ठाकरे जी का, जिनके आप पुत्र हैं। सर, आज सही में वापस हमें बाला साहब ठाकरे जी की कमी महसूस हो रही है। आप उस कमी को पूरा करें। बाला साहब के लिए अद्भुत श्रद्धा और उद्धव ठाकरे के खून पर सवार। ये काम वही पॉलिटिकल एनिमल कर सकता है जिसे जल्द से जल्द कहीं पहुंचने की हड़बड़ी हो। विनय दुबे के साथ फिलहाल ये समस्या है। एमएनएस जब महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर दिख रही है तो उसका रुझान इन दिनों एनसीपी की ओर बढ़ गया है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स के सपोर्ट बिजनेस के धंधे से शुरुआत करने वाले विनय दुबे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी थी। यही वजह है कि उसने सभी पार्टियों में अपना हाथ डाल रखा था, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। एनसीपी से भी विनय दुबे की नजदीकियां नई नहीं है। आपको बता दें कि साल 2012 में विनय ने एनसीपी के टिकट पर और एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर वाराणसी नॉर्थ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि तब भी और अब भी उत्तर प्रदेश में विनय की राजनीतिक हैसियत शून्य थी, जैसे कि एनसीपी की उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रसूख सिफर है। यही वजह है कि तब भी विनय को हार ही हाथ लगी थी। विनय दुबे ने एनसीपी से अपना रिश्ता बनाए रखा। जानकारों का दावा है कि उसके महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से करीबी रिश्ते हैं जो एनसीपी कोटे से आते हैं। यही वजह है कि वो लगातार लॉकडाउन के दौरान उकसाने वाली बातें करता रहा, मगर सरकार खामोश रही। विनय ने ट्विटर पर यह पोस्ट डाली थी। पोस्ट की भाषा देखिए, सब समझ जाएंगे। उत्तर भारतीय मजदूरों को मुंबई से घर पहुंचाने के आंदोलन को उसने घर वापसी आंदोलन का नाम दिया था। विनय ने 11 अप्रैल को ट्विटर पर ही मजदूरों को लॉकडाउन तोड़कर उनके घर पहुंचाने की बात की, वो भी सुनिए। मुंबई के अलग अलग ठिकानों से करीबन 40 बसेस हमने अरेंज की है, जो इन मजदूरों को यहां से ले जाके अपने अपने राज्यों में इसे छोड़ेंगे। और ये पूरी जो सुविधा है, इन मजदूरों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये पूरी तरह से निःशुल्क सुविधा है इन मजदूरों को अपने गांव, अपने प्रदेश छोड़ने के लिए। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस इस पर भी खामोश रही। सूत्रों का दावा है कि इस अनदेखी के पीछे गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ उसकी करीबी थी। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर तो ये है। इस तस्वीर के साथ उसने दावा किया कि इस तस्वीर में अनिल देशमुख के साथ वो और उसके पिता मौजूद हैं। मेरे पिताजी ने महाराष्ट्र सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए अपने जीवन की सेविंग्स में से कुछ राशि का अनुदान किया। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने खुद मिलकर यह अनुदान स्वीकारा। धन्यवाद, सहयोग के लिए आभार। अनिल देशमुख खुद इस ट्वीट में दावा करते हैं कि विनय के पिता जटाशंकर दुबे ने 25,000 का अनुदान कोरोना फंड में दिया। कोरोना से जंग और लॉकडाउन का विरोध कर रहे विनय दुबे पर पुलिस हाथ भी नहीं डालती अगर बांद्रा वाला कांड न होता। लॉकडाउन तोड़कर इतने लोग स्टेशन के बाहर न जुट जाते।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की साख दांव पर थी, लिहाजा विनय को गिरफ्तार किया गया। मगर सवाल अब भी पूछे जा रहे हैं जो महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार को मुश्किल में डालने वाले हैं। मसलन गृह मंत्री अनिल देशमुख से विनय दुबे की करीबी कैसे है? विनय उत्तर भारतीयों को घर जाने के लिए क्यों भड़का रहा था? क्या ये उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से भगाने की साजिश है? दरअसल विचारधारा को ताक पर रखकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस करीब तो आ गए, मगर मुश्किल वक्त में तीनों के बीच फासले उभर कर सामने आ जाते हैं। कोरोना काल में विनय दुबे अकेला केस नहीं है। शिवसेना सारा ठीकरा उद्धव ठाकरे के सिर फोड़े जाने से भी आहत है।